दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे इज्जतदार लोगों के बीच एक ऐसा आदमी जिसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई बड़ा बिजनेस और ना ही कोई खानदानी रुतबा। फिर भी वो आदमी राष्ट्रपतियों के साथ प्राइवेट जेट में उड़ान भरता था। ब्रिटिश रॉयल फैमिली तक उसकी पहुंच थी। हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उसके मेहमान होते थे और अरबपतियों का पैसा उसके इशारे पर नाचता था। सवाल ये नहीं है कि वो कौन था, सवाल ये है कि वो इतना ताकतवर कैसे बन गया। और उससे भी डरावना सवाल ये है कि जिस दुनिया को हम एलीट क्लास कहते हैं, उसी दुनिया की चमक के पीछे एक ऐसा गंदा और खौफनाक सच छुपा हुआ है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक ऐसा सच जहां छुट्टियों के नाम पर मासूम बचपन को कुचला जाता था, जहां लग्जरी रिसोर्ट्स के नीचे कई खौफनाक राज दफन होते थे और जहां कैमरे सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि खामोशी खरीदने के लिए लगाए जाते थे। ये कहानी सिर्फ जेफरी एप्स्टीन की नहीं है, ये कहानी है पैसा, पावर और सिस्टम की। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद आम इंसान से जो बाद में दुनिया का सबसे खतरनाक राज बन गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आपके इतना करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट ला पाते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जेफरी एप्स्टीन कोई जन्म से अमीर नहीं था और न ही किसी रॉयल फैमिली से। 1970 के दशक में जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के एक स्कूल में मैथ्स पढ़ाने वाला एक साधारण टीचर था। उसकी नौकरी ठीक ठाक थी, जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन यहीं से उसकी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि कुछ ही सालों में वो स्कूल की नौकरी छोड़ देता है और सीधे पहुंच जाता है वॉल स्ट्रीट, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोगों का पैसा घूमता है। कोई नहीं जानता था कि बिना डिग्री, बिना बड़े अनुभव और बिना किसी पहचान के उसे वहां एंट्री कैसे मिली। लेकिन एक बात साफ थी कि जेफरी एप्स्टीन को लोगों का भरोसा जीतना आता था। वॉल स्ट्रीट में रहते हुए एप्स्टीन की किस्मत तब बदली जब वो लेस्ली वैक्सनर के संपर्क में आया। लेस्ली वैक्सनर विक्टोरिया सीक्रेट जैसी दुनिया के सबसे बड़े फैशन ब्रांड का मालिक था। वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपना निजी फाइनेंशियल मैनेजर बना दिया और फिर यहीं से एप्स्टीन के लिए पैसों के दरवाजे खुल गए। करोड़ों डॉलर का कमीशन, अरबपतियों की पार्टियां और वो सर्कल जहां आम आदमी कभी पहुंच भी नहीं सकता। कुछ ही सालों में एप्स्टीन के पास न्यूयॉर्क में सबसे आलीशान हवेलियां, फ्लोरिडा में समंदर के किनारे महल, पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट और न्यू मैक्सिको में हजारों एकड़ की प्राइवेट जमीन थी। बाहर से देखने पर ये एक अमेरिकन ड्रीम लग रही थी, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। धीरे धीरे एप्स्टीन की दुनिया में कुछ अजीब बातें सामने आने लगी। उसके घरों में अक्सर कम उम्र की लड़कियां दिखने लगी, पार्टियों में गेस्ट की लिस्ट रहस्यमयी होती गई, और सबसे अजीब बात कि इन सब चीजों को लेकर कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिन लोगों के नाम उसके साथ जुड़े थे वे दुनिया के सबसे ताकतवर चेहरे थे। राष्ट्रपति, प्रिंस, अरबपति और मीडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी। ऐसे में एक आम लड़की की आवाज कौन सुनता? एप्स्टीन की असली ताकत थी उसका सबसे खतरनाक ठिकाना, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। 72 एकड़ में फैला ये निजी द्वीप कैरेबियन समंदर के बीच एक जन्नत जैसा दिखता था। यहाँ पर लग्जरी रिसोर्ट था, प्राइवेट डॉक, सिनेमा हॉल, लाइब्रेरी, हेलीपैड और हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ छुट्टियां मनाने आती थीं, लेकिन वे लोग सिर्फ छुट्टियां नहीं मनाते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आइलैंड पर पार्टियों और वेकेशन की आड़ में कम उम्र की लड़कियों का गैरकानूनी शोषण किया जाता था। कुछ लड़कियां पैसों के लालच में लाई जाती थीं, तो कुछ को नौकरी का झांसा दिया जाता था और कुछ को सीधे डराया धमकाया जाता था। कहा जाता है कि आइलैंड के नीचे अंडरग्राउंड टनल्स भी थीं। कुछ लोग कहते हैं कि स्टाफ इन टनल्स का इस्तेमाल चुपचाप आने जाने के लिए करता था और एलीट मेहमानों के लिए ये टनल्स एक एस्केप रूट थीं। लेकिन इसकी सच्चाई आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई है। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट मीडिया में लोलिता एक्सप्रेस के नाम से मशहूर था। इसी जेट से वो मेहमानों को अपने आइलैंड तक ले जाता था। फ्लाइट लॉग्स में ऐसे ऐसे नाम मिले जिन्हें देखकर जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए। लेकिन नाम होना और अपराध साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं, और फिर यहीं से ये केस और भी उलझता चला गया। 2005 में एक लड़की ने जो करने की हिम्मत दिखाई वो इतिहास बन गया। उस लड़की का नाम था कॉर्टनी वाइल्ड। उसने फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली शिकायत दर्ज करवाई। ये आसान नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक आम लड़की थी और सामने खड़ा था एक अरबपति जिसके साथ पूरी दुनिया खड़ी थी। लेकिन उसी एक शिकायत ने सिस्टम में दरार डाल दी। पुलिस, FBI और दूसरी एजेंसियों ने जब जांच शुरू की तो जो सबूत मिले उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। नामुनासिब तस्वीरें, CDs, फ्लाइट रिकॉर्ड्स और ताकतवर लोगों के नाम। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को बाद में एप्स्टीन फाइल्स कहा गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली सवाल अब भी बाकी थे कि एप्स्टीन इतना ताकतवर कैसे बना, सिस्टम ने उसे सालों तक क्यों बचाया, और जब सच सामने आने लगा तो वो जेल में ही कैसे मर गया। इन सारे सवालों के जवाब अभी भी आने बाकी हैं। जब पाम बीच पुलिस और FBI ने एप्स्टीन की जांच शुरू की तो केस बहुत सीधा था। दर्जनों लड़कियों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स, फ्लाइट रिकॉर्ड्स और एप्स्टीन के घर से मिले चौंकाने वाले सबूत। कानून के हिसाब से ये केस ऐसा था जिसमें उम्र कैद से कम कुछ नहीं होना चाहिए।
चाहिए था। लेकिन तभी इस कहानी में एक नया किरदार एंट्री लेता है और वो है एक पावरफुल सिस्टम। 2008 में जो हुआ उसे आज भी अमेरिका के न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा मजाक माना जाता है। यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा और एप्स्टीन के महंगे वकीलों के बीच एक सीक्रेट डील तैयार की गई। इस डील की सबसे गंदी बात यह थी कि विक्टिम्स को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया। लड़कियों को ये तक नहीं बताया गया कि उनके केस पर कोई समझौता हो चुका है। इस डील के मुताबिक एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा दी गई। उसे फेडरल केस से बचा लिया गया और उसके साथ जुड़े दूसरे ताकतवर लोगों के नाम पूरी तरह सुरक्षित रखे गए। और सबसे शर्मनाक बात, एप्स्टीन को जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। जब एप्स्टीन जेल गया तो उसकी जिंदगी किसी कैदी जैसी नहीं थी। वो दिन भर जेल से बाहर अपने ऑफिस में काम करता था और शाम को सिर्फ सोने के लिए जेल लौटता था। यानी जिस आदमी पर दर्जनों बच्चों के शोषण का आरोप था वो आराम से काम कर रहा था, पैसा कमा रहा था और सिस्टम उसका साथ दे रहा था। 13 महीनों के बाद एप्स्टीन पूरी तरह आजाद हो गया। ये डील सिर्फ एक आदमी को नहीं बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को बचा रही थी, क्योंकि अगर मामला अदालत तक जाता तो कई अरबपतियों के नाम आते, राजनेताओं की पोल खुलती और रॉयल फैमिली तक सवालों में घिर जाती। इसलिए एप्स्टीन को नहीं बल्कि सच को सजा दी गई। लेकिन यहीं पर एप्स्टीन ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने मान लिया कि पैसा और पावर सब कुछ खरीद सकता है। उसने खुद अपने कनेक्शंस का इशारा देना शुरू कर दिया। वो लोगों को बताने लगा कि वो किन किन ताकतवर नामों को जानता है और यही बात मीडिया की नजर में आ गई। धीरे धीरे पत्रकारों ने 2008 की इस डील पर सवाल उठाने शुरू किए। लोग पूछने लगे कि एक ऐसा अपराधी इतनी सस्ती सजा कैसे पा गया, विक्टिम्स को क्यों अंधेरे में रखा गया, क्या सिस्टम ने जानबूझकर किसी को बचाया? और फिर यहीं से एप्स्टीन की दुनिया दरकने लगी। कॉर्टनी वाइल्ड की हिम्मत दूसरी लड़कियों के लिए ताकत बन गई। एक एक करके और भी विक्टिम सामने आने लगी। उन्होंने 2008 की डील को कोर्ट में चैलेंज करना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब सिस्टम पर सीधा हमला हुआ। जुलाई 2009 में वर्जीनिया जफरी नाम की एक लड़की सामने आई। उसने सिविल केस फाइल किया और जो कहा वो पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। उसने साफ कहा कि जेफरी एप्स्टीन अकेला नहीं था, वो मुझे और दूसरी लड़कियों को मशहूर और ताकतवर लोगों के पास भेजता था। और फिर यहीं से इस कहानी में एक नया नाम पूरी ताकत से उभरा, गिलेन मैक्सवेल। ये सिर्फ एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थी। ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी गिलेन। उसका काम था स्कूलों के बाहर लड़कियों को तलाशना, पैसों और जॉब का लालच देना और फिर उन्हें एप्स्टीन की दुनिया में धकेल देना। वो लड़कियों को ट्रेन भी करती थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सिस्टमैटिक ट्रैफिकिंग नेटवर्क था। 2010 के बाद मीडिया में छोटी छोटी खबरें आने लगीं। 2011 में डेली मेल ने वर्जीनिया जफरी का इंटरव्यू छापा जिसमें प्रिंस एंड्रयू का नाम सीधे लिया गया और यहीं से ब्रिटिश रॉयल फैमिली पर मुसीबत आ गई। अमेरिकी मीडिया ने भी पूछना शुरू किया कि एप्स्टीन को इतनी रियायत क्यों मिली, क्या कानून अमीरों के लिए अलग है? लेकिन फिर भी सिस्टम चुप था। साल 2018 में जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने एक रिपोर्ट छापी, परवर्जन ऑफ जस्टिस। इस रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई सामने रख दी कि कैसे एक अपराधी को सिस्टम ने मिलकर बचाया। ये रिपोर्ट बारूद बन गई और 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन दोबारा गिरफ्तार हुआ। इस बार कोई डील नहीं थी, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दुनिया के ताकतवर लोग डरने लगे, क्योंकि अगर एप्स्टीन ने बोलना शुरू कर दिया तो बहुत से नाम डूबने वाले थे। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। न्यूयॉर्क की सबसे सुरक्षित जेल में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सवालों की बाढ़ ला दी। 6 जुलाई 2019 को जब जेफरी एप्स्टीन दोबारा गिरफ्तार हुआ तो ये साफ था कि इस बार खेल अलग है, क्योंकि अब कोई सीक्रेट डील नहीं थी, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था। अब उसके सामने सिर्फ कोर्ट, ट्रायल और सिर्फ सच्चाई थी। और यही बात दुनिया के ताकतवर लोगों को सबसे ज्यादा डराने वाली थी, क्योंकि एप्स्टीन के पास बोलने के लिए बहुत कुछ था। एप्स्टीन कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, वो एक चलता फिरता सबूत था। उसके पास थे फ्लाइट रिकॉर्ड्स, वीडियो और तस्वीरें, ईमेल्स और ऐसे नाम जिनका सामने आना पूरी दुनिया की सियासत को हिला सकता था। अगर वो अदालत में एक एक नाम लेना शुरू कर देता तो राष्ट्रपति से लेकर रॉयल फैमिली तक सब कटघरे में खड़े हो जाते। इसीलिए जेल में रहते हुए भी उस पर नजर रखी जा रही थी। एप्स्टीन को पहले सुसाइड वॉच पर रखा गया था। ये सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई हाई प्रोफाइल कैदी मानसिक दबाव में होता है तो उसको इसी में रखा जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अचानक उसे सुसाइड वॉच से हटा दिया गया और इसका कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिला। 10 अगस्त 2019 की वो सुबह जिसने इतिहास बदल दिया। न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में एक खबर फैलती है कि जेफरी एप्स्टीन अपनी सेल में मृत पाया गया। ऑफिशियल बयान आया, सुसाइड बाय हैंगिंग। लेकिन जैसे जैसे डिटेल सामने आई वैसे वैसे ये कहानी और अजीब होती चली गई। इतनी सुरक्षित जेल, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही। जिस जेल में एप्स्टीन बंद था वहां हर 30 मिनट में चेक होना था, हर कोने में कैमरा था, हर मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन उस रात सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो गए थे, कोई चेक नहीं हुआ और एक हाई प्रोफाइल कैदी मर जाता है
क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ ज्यादा ही परफेक्ट प्लान? पोस्टमार्टम ने भी सवाल खड़े कर दिए। एप्स्टीन की मौत के बाद जब रिपोर्ट आई तो कुछ डॉक्टर्स ने कहा कि ये सुसाइड हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि गर्दन की चोटें सुसाइड से ज्यादा स्ट्रैंगुलेशन जैसी हैं, यानी गला दबाकर हत्या। लेकिन सरकारी तौर पर आज भी एप्स्टीन की मौत को सुसाइड ही माना जाता है। वहीं पर जनता, मीडिया और कई एक्सपर्ट्स आज भी इस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ गलत हुई थीं। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। एप्स्टीन की मौत के बाद सबकी नजरें एक ही इंसान पर टिकी थीं, गिलेन मैक्सवेल। वो सिर्फ उसकी साथी नहीं थी, वो इस पूरे अंधेरे साम्राज्य की सबसे मजबूत दीवार थी। गिलेन मैक्सवेल ब्रिटेन के मशहूर मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। पैसे, कनेक्शन और पावर उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी। एप्स्टीन की दुनिया में वो मैडम कहलाती थी। गिलेन का काम था अंडर एज लड़कियों को तलाशना, उन्हें पैसों और नौकरी का लालच देना और फिर एप्स्टीन के सामने पेश करना। विक्टिम्स ने कोर्ट में बताया कि वो हमें ट्रेन करती थी, हमें चुप रहना सिखाती थी और डराती भी थी। ये कोई साइड रोल नहीं था, ये एक मास्टरमाइंड का रोल था। 2 जुलाई 2020 को FBI ने गिलेन मैक्सवेल को न्यू हैम्पशायर के एक दूरदराज फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। वो छुपी हुई थी, लेकिन कानून से ज्यादा देर कोई नहीं छुप सकता। नवंबर 2021 में न्यूयॉर्क की अदालत में विक्टिम्स ने बयान दिए। जो उन्होंने बताया वो सुनना भी दिल दहला देने वाला था। लड़कियां रो पड़ी, कोर्ट सन रह गया। जून 2022 में अदालत ने फैसला सुनाया, 20 साल की जेल। जज ने साफ कहा कि ये सजा मासूम बच्चों पर किए गए अमानवीय जुल्म की है। आज गिलेन मैक्सवेल जेल की सलाखों के पीछे है। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी संपत्ति से एक फंड बनाया गया, जिससे अब तक 150 से ज्यादा सर्वाइवर्स $120 मिलियन से ज्यादा का मुआवजा पा चुके हैं। ये पैसा उनके पुराने जख्मों को भर तो नहीं सकता, लेकिन ये कानूनी स्वीकारोक्ति है कि उनके साथ घिनौना जुर्म हुआ था। जनवरी 2024 से एप्स्टीन फाइल्स धीरे धीरे पब्लिक होने लगी, लेकिन असली हलचल 2025 में मची जब एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ। सरकार को 19 दिसंबर 2025 तक इन फाइल्स को पूरी तरह रिलीज करना था। दिसंबर 2025 में जब गिलेन मैक्सवेल की कुछ गोपनीय ईमेल सामने आई तो उनमें एक रहस्यमयी कोड नेम मिला, द इनविजिबल मैन। गहराई से हुई जांच में सामने आया कि ये कोड नेम प्रिंस एंड्रयू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये खुलासा ब्रिटिश राजघराने के इतिहास का सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। 20,000 पेज की उन ईमेल्स में एप्स्टीन का वो काला सच सबके सामने आया जिसे दुनिया से छिपाया गया था। खुलासों में दावा हुआ कि ट्रंप सब जानते थे। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसे कोरा झूठ कहा, लेकिन नए फ्लाइट रिकॉर्ड्स ने साफ दिखाया कि ट्रंप ने पहले बताए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर सफर किया था। 19 दिसंबर 2025 को 30,000 पेज रिलीज किए गए, लेकिन अब भी इसके 10 लाख से ज्यादा पेज सील हैं। सरकार कहती है कि ये विक्टिम्स की प्राइवेसी के लिए है, लेकिन जनता कहती है कि ये ताकतवर लोगों को बचाने की एक सोची समझी चाल है। एप्स्टीन आइलैंड के अनसुलझे रहस्य आज भी बरकरार हैं। FBI की रेड में वहां अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, रहस्यमयी टेम्पल, हर कोने में कैमरे और भारी मात्रा में दवाइयां मिली, लेकिन हर सवाल का मुकम्मल जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। कड़वा सच सिर्फ ये है कि जेफरी एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसके गुनाह आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि पैसा और पावर जुर्म को छुपा तो सकते हैं, पर उसे हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। 2005 में एक लड़की की आवाज से शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई आज दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन और पावर स्कैंडल बन चुकी है, और शायद ये कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में एप्स्टीन फाइल्स के बारे में अपनी राय जरूर लिखें।